नमस्कार दोस्तों, मैं छवि द्रोणा आईसीएस में आपका स्वागत करती हूँ। आज दिन है बुधवार और आज है ज्योग्राफी क्विज। तो क्विज शुरू करते हैं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित में नदी अवस्था तथा संबद्ध आकृतियों का गलत मेल कौन सा है? आपको गलत मेल बताना है तो आप सही ढूंढ लीजिए, गलत अपने आप पता चल जाएगा, या गलत ढूंढ लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। पर्वतीय अवस्था जलप्रपात, मैदानी अवस्था गोखुर झील, मैदानी अवस्था डेल्टा, पर्वतीय अवस्था निक्षेपण। तो जलप्रपात कहाँ होता है? मैदानों में नहीं, पर्वतों में ही होता है। तो ठीक है, पर्वतीय अवस्था सही हो गया। मैदानी अवस्था गोखुर झील, तो गोखुर झील का निर्माण कहाँ होता है? गोखुर झील का निर्माण मैदानों में ही होता है। अब ये मत कहना वुलर झील तो गोखुर झील है या डल झील तो गोखुर झील है और वो तो पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं। वो पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं है, वो घाटी क्षेत्रों में है, जहाँ पर पर्वतीय मैदान है, जो पर्वतों के चारों के द्वारा घिरे हुए मैदान होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें कन्फ्यूज़न नहीं लेना है किसी भी तरह का, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। गोखुर झील मैदानी एरिया में ही बनते हैं। जब नदी का बहाव कम हो जाता है तो नदी इस तरीके से घूम जाती है। अब वो नदी ऐसे आ रही थी, तेज अगर बहाव रहेगा, लेकिन मैदानी एरिया में उसका बहाव कम हो जाता है तो नदी में घुमाव आ जाएगा। और ये जो घुमाव होता है, जब ये घुमाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? नदी ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई और फिर ऐसे गई। तो एक टाइम के बाद ये नदी वापस ऐसे ही चलने लगेगी और ये जो यहाँ पर बचा रह जाएगा, इसे हम बोलते हैं गोखुर झील। डेल्टा मैदानों में बनते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम जानते हैं डेल्टा तो तटीय एरिया में बनते हैं, तो गलत हो जाएगा। निक्षेपण क्या पर्वतों में होता है? नहीं, निक्षेपण पर्वतों में नहीं होता, मैदानों में होता है या डेल्टा एरिया में होता है। पर्वतों से तो नदी लेकर आती है निक्षेपण करने के लिए, जो भी वो मटेरियल लेकर आती है पर्वतों से बहा कर लेकर आती है, और मैदानों में और तटीय खास तौर से डेल्टा एरिया में वो उन्हें निक्षेपित करती है। तो ये भी गलत हो जाएगा, हमें गलत ही देखना है। तो 3 और 4 बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल के ऊपरी भाग में परावर्तित सौर विकिरण किसके बराबर है? विकिरण बराबर है 25%, विकल्प बी 30%, विकल्प सी 35%, विकल्प डी 38%। तो जल्दी बताइए, बहुत आसान सा सरल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, 35% है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आ जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में वायुमंडल का तापमान घटने लगता है, साथ ही वायु के आरोहण के साथ उसका घनत्व घटने लगता है? तो ये यहाँ पर कूट है, आपको इनमें से बताना है। साथ ही वायुमंडल के साथ उसका घनत्व घटने लगता है। तो यहाँ दो चीज़ हैं, वायुमंडल का तापमान घटने लगता है और उसका घनत्व घटने लगता है वायु के आरोहण के साथ। तो बताइए, यहाँ पर वनस्पति, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके अनुपस्थिति में वायुमंडल का तापमान घटने लगता है? अनुपस्थिति में वायुमंडल का तापमान घटने लगता है मतलब उपस्थिति में वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस। तो बहुत क्लियर है, CO2 और जल। आपको आगे का बहुत ज़्यादा देखना ही नहीं है, इसी से हमारा आंसर हो जाएगा। 2 और 3 यू कैन सी इज़ द राइट आंसर। बाकी कहीं पे भी दो विकल्प से ज़्यादा नहीं है, हमें 2 और 3 मिल गए हैं, आगे कुछ भी नहीं देखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के धरातल पर ऊष्मा बजट को बनाए रखने में सहायक होता है। विकल्प ए सौर विकिरण की लघु तरंगों के रूप में प्राप्ति तथा उसका पार्थिव विकिरण द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में परिवर्तन, वायुमंडल द्वारा ऊष्मा का अवशोषण, आने वाली सौरिक विकिरण का परावर्तन, पृथ्वी द्वारा ऊष्मा का अवशोषण। तो चलिए बताइए, इसका क्या सही आंसर होगा? पृथ्वी के धरातल पर ऊष्मा बजट को बनाए रखने में सहायक होता है। पृथ्वी के धरातल पर जो ऊष्मा है, यानी कि जो टेम्परेचर है, उसे जो मेंटेन रखता है, वो किस वजह से मेंटेन रहता है? क्या पृथ्वी ऊष्मा का अवशोषण करती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पृथ्वी ऊष्मा का अवशोषण नहीं करती है। ठीक है, आने वाली सौरिक विकिरण का परावर्तन, हाँ, लेकिन ये तो ऊष्मा को बनाए रखने में सहायक नहीं होता है। पृथ्वी को गर्म रखने में ये सहायक नहीं होता। परावर्तन तो परावर्तन हुआ, पृथ्वी पे आया और यहाँ से सौरिक विकिरण चली गई, तो इसका कोई रोल ही नहीं है। ये हमारा वायुमंडल है, ये पृथ्वी है,
ये वायुमंडल है और यहाँ से और विकिरण आई और चली गई तो इसका कोई रोल नहीं है। वायुमंडल द्वारा ऊष्मा का अवशोषण, वायुमंडल द्वारा ऊष्मा के अवशोषण से तो हमारा जो वायुमंडल है गर्म हो रहा है, तो ये एक समस्या है दरअसल। तो ये भी सही आंसर नहीं होगा, हमें यहाँ पे बैलेंस्ड देखना है। सौर विकिरण की लघु तरंगों के रूप में प्राप्ति तथा उसका पार्थिव विकिरण द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में परावर्तन, दरअसल ये सही होगा। होता क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ये वायुमंडल है। जब यहाँ पर सौर्य विकिरण मान लेते हैं, ये सन है, सन से जो रेज आती है, लाइट आती है, वो हमारी लघु तरंगों में आती है, यानी कि वो इस तरीके से आती है, बहुत तेज़ होती है, ठीक है। और ये इसे क्रॉस कर जाती है, लघु तरंग होने की वजह से ये इसे क्रॉस कर जाती है वायुमंडल को। लेकिन जब ये पृथ्वी से टकराकर वापस जाती है, रेडिएट होती है, तो ये दीर्घ तरंगों में बदल जाती है। और ये दीर्घ तरंगों में होती है तो वायुमंडल इसे कुछ देर के लिए रोक लेता है, हमेशा के लिए नहीं रोकता। हमेशा के लिए रोकता तो पृथ्वी बहुत गर्म हो जाती, कुछ देर के लिए रोक लेता है। इससे पृथ्वी का तापमान बना रहता है बराबर, हमेशा। तो यही है, तो इसका ए विकल्प बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर अधिशेष ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किसके द्वारा होता है? समुद्री जलधारा, कूट वाला प्रश्न है तो एक से ज़्यादा विकल्प सही हो सकते हैं। ग्रहीय पवन, ज्वार, तरंगे, यहाँ पर 4 कूट हैं, तो बताइए कौन कौन से सही हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? क्या तरंगों के द्वारा होता है? तरंगे कुछ ऐसे होती हैं समुद्र में, तरंगों में जो कणों की गति होती है वो इस तरह से होती है, अप डाउन, यानी वो अपना स्थान नहीं छोड़ती। अब वो स्थान ही नहीं छोड़ेगी तो हीट का ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्या ज्वार के साथ ऐसा होता है? नहीं, ज्वार के साथ भी ऐसा नहीं होता। हम जानते हैं ज्वार एक फिक्स्ड एरिया में आता है, वो ट्रैवल ही नहीं करता। अगर ज्वार ट्रैवल ही नहीं करेगा तो क्या ऊष्मा का स्थानांतरण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या ग्रहीय पवन ऊष्मा का स्थानांतरण करती हैं? बिल्कुल करती हैं। और हमें गर्मियों में लू महसूस होती है और सर्दियों में जो हमारी पछुआ पवन चलती है वो ठंड ले आती है, तो निश्चित रूप से ग्रहीय पवन ऊष्मा का स्थानांतरण करती हैं। वो ठंडक का करें या गर्म का करें, हमारे यहाँ ठंडी आती है। और समुद्री जलधारा, निश्चित रूप से समुद्री जलधारा करती हैं। और बहुत फेमस है ऐसे में गल्फ़ स्ट्रीम, नॉर्वे वाला, जो वहाँ उसे सालों भर तक जो बंदरगाह है उसे खुला रखता है। तो निश्चित रूप से ऐसा है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। और हमने सही को ही देखना है, तो 1 और 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, अभिवहन से क्या तात्पर्य है? ए, ऊष्मा का पवन के द्वारा क्षैतिज रूप से स्थानांतरण। बी, ऊष्मा का पवन तथा समुद्री जल धाराओं के द्वारा क्षैतिज रूप से स्थानांतरण। सी, वायु द्वारा ऊष्मा का लंबवत स्थानांतरण। डी, समुद्री जलधाराओं के द्वारा ऊष्मा का क्षैतिज रूप से स्थानांतरण। तो इसमें क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प बी, विकल्प बी। इसमें ए और हमारा ए इसी में समाहित है, और सी तो होगा ही नहीं, लंबवत स्थानांतरण नहीं होगा। जो डी की बात होती है वो भी हमारा बी में समाहित है। तो ए और डी सही होते हुए भी सही नहीं है, क्योंकि वो बी में ही है, तो ज़्यादा सही बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभिवहन से बस इतना ही तात्पर्य है, क्षैतिज रूप से जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और ऊष्मा का स्थानांतरण कौन करता है? पवन और समुद्री जलधाराएं, क्षैतिज रूप से। यानी हमारी जो गर्म पेटी है, उष्णकटिबंध है, वहाँ से ध्रुवों की तरफ ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है उसे क्या? अभिवहन कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थलीय भाग सागरीय भाग की अपेक्षा शीघ्र गर्म व शीघ्र शीतल होते हैं। इस संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। स्थल संचालन द्वारा गर्म होता है, जल का विशिष्ट तापमान ऊंचा होता है। कूट 3, जल की केवल ऊपरी परत ही गर्म हो पाती है। कूट 4, जल संवहन विधि से गर्म होता है। तो बताइए इसमें क्या सही होगा? स्थलीय भाग सागरीय भाग की अपेक्षा शीघ्र गर्म व शीघ्र शीतल होते हैं।
स्थल संचालन द्वारा गर्म होता है। ये बात तो सही है, स्थल संचालन द्वारा ही गर्म होता है। जल की विशिष्ट तापमान ऊंचा होता है, विशिष्ट ऊष्मा होगा ये, विशिष्ट ऊष्मा ऊंची होती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किसी भी चीज़ का, या धातु हो, कोई भी मटेरियल हो, उसका जब हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करने के लिए उसे हम जितनी हीट देते हैं, उस हीट को हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। मसलन किसी का टेम्परेचर 10 डिग्री है और उसे हमने 11 किया, तो हमने इसे कुछ हीट दी होगी। ये जो हमने हीट दी, ये जितनी भी हीट इसे 10 से 11 करने में हमें मिली, इसने, धातु ने या सामान ने ली, वही विशिष्ट ऊष्मा होती है। और जल की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है, इसी कारण जल धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए जल का तापमान वैसा ही बना रहता है। तो ये सही कथन हो जाएगा। जल की केवल ऊपरी परत ही गर्म हो पाती है, नहीं, जल की निम्न परतें भी गर्म होती हैं। भाई ऊपरी परत से क्या समस्या है, निम्न परतों को क्या समस्या है, वो भी गर्म होंगी। जल संवहन विधि से गर्म होता है, हाँ ये सही बात है, जल संवहन विधि से गर्म होता है। संवहन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। जब किसी बर्तन में हम पानी को गर्म करते हैं, तो ये जो पानी, ये नीचे हीट हो गई, हमने इसे हीट दिया, ये जो पानी है नीचे वाला जो गर्म होगा, ये पहले गर्म होगा जो तली के पास है, ये ऊपर की तरफ उठेगा और जो ऊपर का ठंडा जल है ये नीचे की तरफ सिंक करेगा। तो यहाँ पर पूरा मास उठता है, इसे ही हम संवहन कहते हैं। जबकि चालन में क्या होता है, चालन में होता है, ये एक हमारी धातु है और इसे हमने यहाँ से गर्म करना शुरू किया, और अब क्या होगा, ये हीट का ट्रांसफ़र आगे करती रहेगी। अब ऐसा नहीं होगा अगर ये लोहे की धातु है या लोहे में आमतौर पे चालन ज़्यादा होता है। अब हमने यहाँ से गर्म करना शुरू किया, लेकिन गर्म यहाँ तक हो जाता है। कैसे हो रहा है, ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं हीट के इसके अणु, लेकिन इसके अणु उठ करके यहाँ वाले अणु उठकर यहाँ नहीं जा रहे। यहाँ का लोहा तो यहीं रहेगा, यहाँ का लोहा यहाँ नहीं चला जाएगा। ठीक है, इसे हम चालन विधि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 4। सही कथन की पहचान करनी है तो 1, 2 एंड 4 यानी डी इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। उत्तरी गोलार्ध के निम्न ढालों में से सबसे गर्म कौन सा ढाल है। ये अगर आप हमारी क्विज़ लगातार देख रहे हैं तो आपने अभी तक ये क्वेश्चन बता दिया होगा। इसका आंसर बहुत आसान है, पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन हो चुका है, हम इस पे कंसेप्ट पे बात कर चुके हैं। फिर से देख लेते हैं, पूर्वी मुख वाला, दक्षिण मुख वाला, उत्तरी मुख वाला या पश्चिमी मुख वाला, कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण मुख वाला। दक्षिण मुख वाला क्यों, बात कौन सी हो रही है, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है तो ढाल जो इधर दक्षिण मुख में होगा जिसका, वो ज़्यादा गर्म होगा। ऐसे अगर पूर्वी मुख है तो पूर्वी मुख से फ़र्क नहीं पड़ता, गर्म या ठंडे पे पूर्वी और पश्चिमी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वैसा ही रहेगा। लेकिन दक्षिणी और उत्तरी होने पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हीट जाती है सन की, जबकि इस तरफ जो है शेडो में होती है, तो वहाँ पर हीट कम हो जाएगी, और हीट कम होने के कारण यहाँ पर आमतौर पे ठंडा रहेगा रिलेटिवली दक्षिण मुख के। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर और दक्षिण का प्रभाव पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध है तो निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा जो सन जो है हमारा यहाँ 23.5 से 23.5 के बीच में रहता है, और यहाँ हीट जो पड़ेगी वो सन रेज इस तरह से पड़ेगी इस पर, तो ये इसे ज़्यादा हीट देगा। तो दक्षिण मुख वाला ढाल निश्चित रूप से सही आंसर होगा। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब आगे 9वां प्रश्न, वायु का निम्नतम तापमान कब अंकित किया जा सकता है। सूर्योदय के ठीक पूर्व, अर्धरात्रि में, प्रातः 3 बजे, किसी भी समय। बहुत आसान सा प्रश्न है, आपने इसका उत्तर बता ही दिया होगा। बिल्कुल सही विकल्प ई होगा। देखो, ये हम जानते हैं जब कोई अवस्था बदलने वाली होती है तो वो अपने चरम पर होती है। तो सबसे ठंडा ठीक तभी होता है सबसे अंधेरा जब होता है, और सबसे ज़्यादा अंधेरा कब होता है, सूर्योदय से ठीक पहले, क्योंकि जितनी भी लाइट्स होती हैं वो सारी रिफ्लेक्ट हो चली जाती हैं और यहाँ कोई लाइट नहीं रह जाती।
जो हमें सन से मिलती है, कोई लाइट नहीं रह जाती, सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए सूर्योदय से ठीक पहले सबसे घना अंधेरा और सबसे कम तापमान होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्न ऊंचाई पर पाए जाने वाला मेघ है पक्षाब मेघ, वर्षा मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ। ए पक्षाब मेघ। पक्षाब मेघ तो सबसे ऊंचे मेघ में से एक है। तो पक्षाब मेघ यानी साइरस तो 5000 मीटर से भी ऊंचाई पे होता है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारे 3 मेघ बचते हैं, वर्षा, कपासी और स्तरी। ये तीनों ही मेघ हमारे निम्न मेघ हैं जो नीचे की तरफ बनते हैं 2000 मीटर से नीचे की तरफ। इनमें भी सबसे नीचा जो मेघ है वो है वर्षा मेघ। बाकी दोनों इससे ऊंचे मेघ हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही विकल्प होगा बी। अगला प्रश्न, किस मेघ के निर्माण के साथ फूल गोभी जैसा आकार संबद्ध है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अगर आपने एक बार भी मेघ पढ़ा होगा तो आप इसे आराम से बता सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ा तो आज ज़रूर पढ़िएगा, आज आपको बहुत इसमें हेल्प मिलेगी। स्तरी मेघ, कपासी मेघ, वर्षा मेघ या पक्षाभ मेघ। आपके पास 4 विकल्प हैं, मैं विकल्प दोहरा देती हूँ। स्तरी मेघ, कपासी मेघ, वर्षा मेघ या पक्षाभ मेघ। ये बात हो रही है फूल गोभी जैसा, तो फूल गोभी जैसा मेघ कौन सा होगा? कपासी मेघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वर्षण का प्रकार नहीं है? अरे वाह, बहुत आसान सा प्रश्न। अगला ये फिर से, कोहरा, ओला, हिमपात, वर्षा, कोई भी बता देगा। चलिए आप इसका आंसर बता चुके होंगे, कोहरा, क्योंकि बहुत बहुत अच्छे से हम सभी जानते हैं कोहरा वर्षण का प्रकार नहीं, बादल का प्रकार है। कोहरा एक तरह का बादल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कोहरा निर्माण में सहायक नहीं होता? उच्च आपेक्षिक आर्द्रता, दैनिक तापांतर में कम अंतर, शीत ऋतु, तीव्र विकिरण। उच्च आपेक्षिक आर्द्रता, दैनिक तापांतर में कम अंतर, शीत ऋतु और तीव्र विकिरण। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, दैनिक तापांतर में कम अंतर। विकल्प बी इसका सही होगा। बाकी सारे कारण हैं जो कोहरा निर्माण में सहायक होते हैं। हमें अच्छी आपेक्षिक आर्द्रता भी चाहिए, अगर आर्द्रता ही नहीं होगी तो बादल का निर्माण नहीं होता। शीत ऋतु में ही बादल का निर्माण होता है। क्या आपने गर्मियों में कभी कोहरा को देखा है? नहीं। लेकिन अगर दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा कम होगा तो कोहरा निर्माण में उस तरह से सहायक नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमपात का कारण इनमें से कौन सा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के नीचे संघनन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा हिमकणों के रूप में वर्षण होने लगता है। जब वर्षा की बूंदें वायुमंडल से गुजरते हुए हिमकणों में बदल जाती हैं। जब संघनन कोहरे के रूप में होता है तथा हिमकणों के रूप में वर्षण होता है। जब वायु का तापमान धरातल के तापमान से अधिक नीचे हो। तो देखते हैं क्या इसका सही आंसर होगा। इसका ए सही हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के नीचे संघनन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा हिमकणों के रूप में वर्षण होने लगता है। ये इसका सही होगा। वर्षा की बूंदें वायुमंडल से गुजरते हुए अगर हिमकणों में बदल जाएंगी तो ओलावृष्टि होती है। ठीक है, जब संघनन कोहरे के रूप में होता है और हिमकणों के नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। जब वायु का तापमान धरातल के तापमान से अधिक नीचे हो, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका सही विकल्प होगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपके लिए लेकर आते हैं इसीलिए कि आप इनसे पढ़ें, सीखें और लोगों को भी सीखने के लिए प्रेरित करें। किस अक्षांश पर सूर्य तप के द्वारा ऊष्मा प्राप्त करने तथा पार्थिव विकिरण के द्वारा ऊष्मा ह्रास की मात्रा बराबर होती है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आप ऐसे बताइए। ऐसे तथ्य पूछे जाते हैं अक्सर ही। तो इसका सही आंसर होगा बी, विकल्प बी, 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी भी प्रकार के वर्षण से संबद्ध पक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? वायु का आरोहण तथा अवरोहण,
वायु की क्षैतिज गति, विकल्प सी वायु का आरोहण तथा शीतलीकरण एवं संघनन, उपरोक्त सभी। देखो, अगर हम वर्षण से संबंध की बात करें तो किस वर्षण कब होता है? दरअसल वायु का आरोहण होता है, शीतलीकरण होता है, संघनन होता है और उसके बाद वर्षण होता है। हीट हुई, वायु ऊपर उठी, ठंडी हुई, बादल का निर्माण होगा और संघनन होगा, इसके बाद वर्षण होगा। ठीक है, तो इसका विकल्प सी सही होगा, बाकी सभी नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी धारा सुमेलित नहीं है? ये यहाँ पर धाराएं हैं, नेबुला धारा, हम्बोल्ट धारा, ठंडी या शीतल, कमचटका धारा उष्ण और क्यूरोसिवो धारा उष्ण। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। तो ये होगा गलत हमारा कमचटका। कमचटका के पास ठंडी जलधारा बहती है जिसे ओयोशिवा की जलधारा भी कहते हैं, और ये क्यूरोसिवा जलधारा जापान के पूर्वी तट पे बहती है। ये एक गर्म जलधारा है और ये दोनों जलधारा मिलकर एक मत्स्य क्षेत्र का भी निर्माण करती हैं। 3 ही मत्स्य क्षेत्र होते हैं, एक क्षेत्र यही हो जाता है जिसमें हमारी ओयोशिवा या कमचटका की जलधारा और क्यूरोशिवा की जलधारा जब मिलती हैं तो एक उष्ण क्षेत्र, एक मत्स्य क्षेत्र का निर्माण करती हैं जापान के पूर्व में। हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा ही है, यही हमारी पेरू की जलधारा भी है। पेरू की ठंडी जलधारा जो मानसून में काफ़ी सहायक होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी भी क्षेत्र के वार्षिक वर्षण से संबद्ध है? वार्षिक वर्षण, किसी भी क्षेत्र में कितना वार्षिक वर्षण होता है ये हम कैसे माप करते हैं? वर्षण के सभी प्रकारों का तरल जल की मात्रा में परिवर्तन, वर्षा, हिम, ओला तथा हिम वर्षा की कुल वास्तविक मात्रा, हिम, ओला तथा हिम वर्षा को सम्मिलित किए बिना प्रति वर्ष कुल जल की मात्रा, वर्षण के सभी स्वरूपों की माप बराबर मात्रा में हिम परिवर्तन में करने के बाद की जाती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हिम परिवर्तन के बाद नहीं की जाती है। हम जब सारा जो वर्षा किसी भी रूप में हो, लेकिन जब वो जल में बदल जाती है तो हम जल की ऊंचाई देखते हैं कि कितना जल हुआ है, कितनी ऊंचाई तक जल वर्षा है, उससे ही हम मानते हैं। तो इस तरह से 18 का विकल्प ए सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत हैं। चलिए, तो ए विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19। आओ, एक क्वेश्चन और, अब केवल 2 क्वेश्चन, एक 19 और इसके बाद केवल एक। महासागरीय नीतल स्तर तथा महाद्वीपीय स्तर को निम्नलिखित में से कौन जोड़ता है? ये तो आपने बहुत आसानी से आप बता देंगे, इसके लिए तो विकल्प की भी ज़रूरत नहीं है। क्या है? महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय मग्नतल नहीं होता है। देखिए, इस तरीके से हमारा जो सागर होता है, इस तरीके से कुछ होता है। ये यहाँ पर आपका स्थल है, ये फिर आपको मग्न तट मिलेगा जो लगभग इसके साथ ही चलता है, फिर आपको ढाल और यहाँ पर नीतल। तो ये नीतल हो गया और ये महाद्वीपीय स्तर होगा। ये महाद्वीप का भाग ही होता है मग्न तट, बस ये समुद्र में डूबा हुआ होता है। तो यहाँ पर बीच में हमें ये जो मिलता है इसे हम क्या बोलते हैं? महासागरीय ढाल या महाद्वीपीय ढाल। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही किसे जोड़ रहा है? इसे मग्न तट को, मग्न तट को और सागरीय नीतल को, अर्थात महाद्वीपीय स्तर को और सागरीय नीतल को कौन सा क्या जोड़ रहा है? महाद्वीपीय ढाल। ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में सत्य कथन है। इनका निर्माण पृथ्वी के भीतर अत्यधिक दबाव के कारण होता है। ये परतों के रूप में नहीं पाए जाते हैं। स्वभावतः ये रवेदार होते हैं। इनमें जीवाश्म उपस्थित होते हैं। तो चलिए बताइए इसका क्या सही विकल्प होगा? आपको सत्य कथन बताने हैं। इनमें जीवाश्म उपस्थित होते हैं? बिल्कुल नहीं, इनमें जीवाश्म एकदम नहीं होते। तो ऐसे विकल्प जिसमें 4 हों वो काट देते हैं। अब हमारे पास 2 ही विकल्प बचे, 1 2। तो 2 तो दोनों में ही है, हमें केवल 1 देखना है।
इनका निर्माण पृथ्वी के भीतर अत्यधिक दबाव के कारण होता है। नहीं, ये पृथ्वी के ऊपर इनका निर्माण होता है, आग्नेय चट्टानों का। भीतर नहीं, भीतर लावा की फॉर्म में रहते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, इस तरह से सी हो जाएगा। ये परतों के रूप में नहीं पाए जाते, बिल्कुल ये परतों के रूप में नहीं पाए जाते और ये रवेदार भी होते हैं। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है, यही इसका सही होगा। चलिए, और आज की क्विज समाप्त हुई। तो मुझे लगता है आपने अच्छे क्वेश्चन किए होंगे। आप हमें ज़रूर बताइएगा आपने कितने प्रश्न किए हैं, आपके कितने सही हुए हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। लेकिन चलने से पहले ये आप PDF डाउनलोड करना ना भूलें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी करंट अपडेट्स भी आती हैं रोज़ सुबह, आप वो भी ज़रूर सुनिए। और सारे एग्ज़ाम में आजकल करंट बहुत पूछा जाता है। ये हमारा क्विज शेड्यूल है जो हमारे आजकल क्विज चल रहे हैं। इंडियन पॉलिटी मंडे, ट्यूसडे इंडियन इकोनॉमी, वेडनेसडे ज्योग्राफी, थर्सडे हिस्ट्री, फ्राइडे साइंस एंड टेक प्लस करंट अफेयर्स, सैटरडे मैथ्स एंड हिंदी, संडे रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो क्विज़ ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, क्विज़ करते रहेंगे तो हमेशा अभ्यास में रहेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।